योगेंद्र यादव ने अपने विश्लेषणों में कहा था कि अगर भाजपा की 300 से कम सीटें आई तो ये एक नैतिक हार होगी। यदि 270 से कम आई तो ये भाजपा की राजनीतिक हार होगी और अगर 250 से कम आई तो ये प्रधानमंत्री मोदी की निजी हार होगी। अब भाजपा की आई कुल सीटें 240, इसका मतलब वो अपने दम पर सरकार स्थापन नहीं कर पाएंगी। ये नरेंद्र मोदी की निजी हार क्यों है? और एक चौंकाने वाला आंकड़ा, गौर से सुनिए। एनडीए और इंडिया के बीच के वोट प्रतिशत का अंतर केवल 1.62% इतना है। इसमें एनडीए का वोट प्रतिशत रहा 43.31%, वहीं इंडिया का रहा 41.69%। पत्रकार सलील त्रिपाठी के हवाले से और ईसीआई पर आधारित ये आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। एग्जिट पोल जैसा हवाई आंकड़ा ये नहीं है। बिल्कुल तर्क के साथ ये कहा जा सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन में नीतीश और आरएलडी जैसे साथियों का वोट घटा दे तो वो वोट प्रतिशत इंडिया से भी कम हो जाता है। दोस्तों, ये भारत के राजनीति की जमीन हिलाने वाला फैसला है। तो इस फैसले के 6 की पॉइंट्स के बारे में आज के स्पॉटलाइट में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। सबसे पहला की पॉइंट, ब्रांड मोदी ने खाई सबसे बड़ी ठोकर। कोई कुछ भी कह ले, ये चुनाव मोदी के चेहरे और नाम पर ही लड़ा गया था। 400 पार तो दूर, 270 का आंकड़ा भी भाजपा से दूर ही नजर आ रहा है। ब्रांड मोदी की गिरावट का एक उदाहरण है महाराष्ट्र, जहां मोदी ने 17 लोकसभा क्षेत्रों में सभाएं की। इन 17 में से भाजपा केवल 3 जगहों पर जीत प्राप्त कर सकी। भाजपा के 48 पन्नों के मैनिफेस्टो में या भाजपा की भाषा में संकल्प पत्र में मोदी का नाम 68 बार पेश हुआ। इसके बावजूद 23 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि मोदी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है। 2001 से लेकर 2024 का इतिहास आपको बता रहा हूं। खुद पीएम की वाराणसी की सीट पर केवल 1.5 लाख की बढ़त मिली, जो कि 1947 के बाद से किसी भी प्रधानमंत्री को मिलने वाली सबसे कम बढ़त है। इन सभी बातों के अलावा एक और बात, इस चुनाव में सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा मोदी का बांसवाड़ा में दिया हुआ एंटी मुस्लिम बयान, जिसमें मंगलसूत्र छीनने की बात पीएम ने की थी। इस बांसवाड़ा से भी भाजपा भारतीय आदिवासी पार्टी से 2.5 लाख वोटों से हार गई। इसके अलावा गुजरात में जहां मोदी ने भैंस चुराकर मुसलमानों को देने की बात कही, वहां पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। अब दूसरा की पॉइंट, भारत में सांप्रदायिक राजनीति का रथ रुका। यह दावा तो नहीं किया जा सकता कि आगे चलकर हिंदू मुस्लिम तनाव जैसी परिस्थिति निर्माण नहीं होगी, लेकिन पिछले 5-10 सालों से चल रहे 24 घंटे चलने वाले सांप्रदायिक प्रचार पर रोक लग गई है। इस चीज को मैं लोकसभा नतीजों से समझाने की कोशिश करता हूँ। याद कीजिए 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे। इन दंगों के बाद पश्चिमी यूपी में हिंदुत्व की एक लहर चली। अब देखिए, कैराना और मुजफ्फरनगर, इन 2 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार दोनों सीटों पर सपा की इकरा हसन और हरेंद्र मलिक की जीत हुई। इससे यह दिखता है कि लोगों ने भाजपा के सांप्रदायिक प्रचार के खिलाफ वोट डाला है। यही नहीं, देश में इंदौर के बाद सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली सीट रही असम की धुबरी सीट। इस सीट पर सांप्रदायिक बयानबाजी करने वाले बदरुद्दीन अजमल का कांग्रेस के प्रत्याशी रकीबुल हसन ने 10 लाख से ज्यादा के अंतर से पराभव किया। इन चीजों के अलावा एक बड़ी बात रही भाजपा की अयोध्या से हुई करारी हार। जिस क्षेत्र में राम मंदिर का निर्माण हुआ और भाजपा ने जिस मंदिर निर्माण को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया, उसी अयोध्या या फैजाबाद से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। तीसरा की पॉइंट, भारत में फिर से गठबंधन के राजनीति की शुरुआत। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की हार के बाद और फिर पोस्ट राजीव भारत की राजनीति में हमेशा गठबंधन की सरकारों ने ही काम किया है। कई मूल्यांकनों के हिसाब से तो 2004 में यूपीए गठबंधन की सरकार ने देश में सबसे प्रगतिशील काम किया, लेकिन 2014 में यह इतिहास बदल गया और भाजपा ने 10 सालों तक एक तरफा राज किया। लेकिन देश में फिर एक बार गठबंधन की राजनीति ने जबरदस्त एंट्री मार दी है। सरकार चाहे जो भी बना ले, अब एक पार्टी की दादागिरी नहीं चलेगी। यही जनादेश देश की जनता ने दिया है। अगर न्यूज चैनल देखें तो पता चलेगा कि नीतीश कुमार भाजपा के कोर मुद्दे यूसीसी पर चर्चा करने की बात कर रहे हैं। वही अग्निवीर योजना पर भी विचार करने की बात हो रही है। यही बात मैं कह रहा हूं कि अब मोदी के नाम का बजने वाला डंका शांत तो नहीं होगा, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी हो जाएगी कि उसे नीतीश और चंद्रबाबू के कमरों से ही होकर गुजरना पड़ेगा। चौथा की पॉइंट, 2024 गरीबों का मैंडेट। भले ही ये बात हम अपने ग्राउंड रिपोर्ट्स द्वारा बता रहे थे कि कैसे पिछड़े वर्गों में एक निराशा है सरकार को लेकर,
ये बात चुनाव के नतीजों के बाद CSDS के आकलन से और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। पहले तो देखिए कि भाजपा सरकार के खिलाफ जाने वाले सबसे बड़े 3 मुद्दे थे महंगाई, बेकारी और गरीबी। इन तीनों का असर कुछ ऐसा हुआ कि शिफ्टिंग वोट इंडिया गठबंधन की तरफ धकेला गया। इसी आकलन से हमें पता लगता है कि हर 10 व्यक्तियों में से केवल 4 व्यक्तियों को लगा कि 2014 के बाद उनकी आर्थिक परिस्थिति में सुधार आया। इसके अलावा उन लोगों का भी आंकड़ा बड़ा था जिन्हें लगता था कि यह सरकार केवल अमीर लोगों के लिए काम करती है। यह सब आपको मैं CSDS के आकलन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यह सीधे सीधे कहा जा सकता है कि देश की गरीब जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। 5वां की पॉइंट, गांव वर्सेस शहर की लड़ाई कॉम्प्लिकेटेड है। पिछले कुछ चुनाव से यह धारणा बना दी गई थी कि देश के शहरी इलाकों से भाजपा को ज्यादा वोट मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा चित्र नहीं है। भले ही दिल्ली और बेंगलुरु के नतीजों से हमें ये बात सच भी लगे, लेकिन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के नतीजे कुछ और कहानी बताते हैं। इन शहरों के लोगों ने भाजपा को सिरे से नकार दिया। मुंबई में तो भाजपा की सिर्फ एक ही सीट आई, पीयूष गोयल की। इसके अलावा दक्षिण के कई शहरों में, खास करके कोयम्बतूर में जहां भाजपा के कथित स्टार अन्नामलाई लड़ रहे थे, वहां पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। तो क्या सच में शहर वाले भाजपा को चुनते हैं? कहा नहीं जा सकता। 6ठा और आखिरी की पॉइंट, कांग्रेस की बैटल ग्राउंड स्टेट्स में दमदार वापसी। देश के सबसे बड़े 2 राज्य यूपी और महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस का अच्छा प्रदर्शन दिखा। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। यहाँ पर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस पार्श्वभूमि में महाराष्ट्र से भाजपा के खिलाफ माहौल दिखना आने वाले राजनीति का संकेत हो सकता है। और कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इस यूपी से जहां भाजपा को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वहां पर भाजपा को 33 सीट मिली, वही समाजवादी कांग्रेस गठबंधन को 43 सीटें मिली। इन दोनों राज्यों का प्रदर्शन देख यही लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत तो अब केवल ख्याली बात रह गई है। तो दोस्तों, ये थे इस 2024 के चुनाव के कुछ की पॉइंट्स, जिससे इस चुनाव का सारांश हमें पता लगता है। इन सभी बातों के अलावा किसानों का दर्द बहुत बड़ा है। पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसी जगहों पर किसानों ने जमकर भाजपा का विरोध किया, और इसे मैं राजनीतिक नजरिए से नहीं देखता। किसान की हालत गंभीर है। सरकार खुदकुशी के आंकड़े भी छुपा रही है। ऐसे में किसानों की असली परिस्थिति कितनी बदतर है, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। देश के किसानों ने इस चुनाव में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज मेरी तरफ से इतना ही। आशा करता हूं कि इन चुनावी नतीजों के बाद भारत में लोकतंत्र और मजबूत होगा, न्यायपालिका मजबूत होगी और जेलों में बंद तमाम बेगुनाह लोगों को न्याय मिलेगा। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे थे स्पॉटलाइट।